मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक दलों के बारे में आगे की चर्चा करें। पिछली चर्चा हमारी समाप्त हुई थी दल पद्धति के प्रकारों पर कि दल पद्धति के 3 प्रकार होते हैं। एक दलीय पद्धति, दूसरा द्विदलीय पद्धति और तीसरा बहुदलीय पद्धति। एक दलीय पद्धति को प्रजातांत्रिक नहीं माना जाता और अभी तक का हमारा अनुभव यह बताता है कि दुनिया में जहां कहीं भी एक दलीय पद्धति रही है वह तानाशाही शासन की ही रही है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक दलीय पद्धति सफल नहीं हो सकती। दूसरा है द्विदलीय पद्धति, जहां पर 2 दल होते हैं, दोनों की नीतियां, विचारधारा, कार्यक्रम वो पूरा स्पष्ट होते हैं और इस द्विदलीय पद्धति को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए आदर्श और श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष करके देखें दुनिया के 2 देशों में जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और द्विदलीय पद्धति है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड। यहाँ पर दोनों दलों की नीतियां, विचारधारा, कार्यक्रम, तमाम चीजें स्पष्ट हैं और वे अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं। दोनों दलों के बीच बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होता। परिणाम स्वरूप प्रत्येक सत्तारूढ़ दल इस कोशिश में लगा रहता है कि वह अपनी जन आधार को ज्यादा क्षय होने न देवे और दोनों दल हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं और उनके बीच खुली और शुद्ध प्रतियोगिता होती रहती है। तीसरा है बहुदलीय पद्धति। बहुदलीय पद्धति प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं माना जाता, खास करके संसदीय शासन के लिए बहुदलीय पद्धति स्वस्थप्रद नहीं है, क्योंकि यदि बहुदलीय पद्धति किसी भी देश में है तो वहां पर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना बहुत कठिन होता है। परिणाम स्वरूप जब अनेक दलों को मिला करके मंत्रिमंडल या सरकार का निर्माण किया जाता है तो हमेशा इसी बात की आशंका होती है कि जिन दलों को मिला करके सरकार का निर्माण किया गया है कहीं उनमें से कोई दल नाराज न हो जाए, इसलिए संतुष्ट करने की प्रवृत्ति, तुष्टीकरण की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। तो बहुदलीय पद्धति खास करके संसदीय व्यवस्था वाले देशों में उचित नहीं मानी जाती। लेकिन यह एक आश्चर्य की बात है कि भारत में बहुदलीय पद्धति होने के बावजूद संसदीय व्यवस्था जैसी भी हो चल रही है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब देखें भारत में जो राजनीतिक दल है, इस राजनीतिक दलों की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारत में भी राजनीतिक दल हैं और खास करके कहना चाहिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था। उसी के नेतृत्व में कहना चाहिए कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम हमने लड़ा और भारत को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद चूंकि कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य पूरा हो चुका था, इसलिए महात्मा गांधी का यह कहना था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए अथवा उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उसके लक्ष्य में परिवर्तन करके उसे सामाजिक रूप दिया जाए। मतलब कि समाज सुधार के काम को कांग्रेस अपना लक्ष्य बना लेती। लेकिन पंडित नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। न केवल पंडित नेहरू अपितु कांग्रेस के जितने भी उस जमाने के नेता थे, उन्होंने यह तय कर लिया कि हमने कांग्रेस के झंडे के नीचे, कांग्रेस के बैनर के तले हमने आजादी प्राप्त की है, इसलिए उस आजादी की कीमत हम वसूलेंगे। हम अपने स्वतंत्रता और हम अपने संघर्ष की भरपाई करेंगे। और परिणाम यह हुआ कि जब तक उस जमाने के नेता जीवित थे तब तक कांग्रेस ठीक ठाक रही, लेकिन जैसे वो बड़े बड़े नेता गए वैसे ही भ्रष्टाचार कांग्रेस का मूल आधार बन गया और कांग्रेस की देखा देखी भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब के सब भ्रष्टाचार में आत्मंठ डूबने लगे। तो देखें भारतीय राजनीतिक दल की क्या विशेषता है।
सबसे पहले बहुदलीय पद्धति, अभी इसकी चर्चा हुई। बहुदलीय पद्धति न केवल भारत में है, अपितु हजारों की संख्या में राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। सैकड़ों ऐसे दल हैं जो केवल कागज में उपलब्ध हैं। सैकड़ों ऐसे दल हैं जिनके अध्यक्ष का, सचिव का, सदस्यों का कोई अता पता नहीं है, लेकिन वे निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। बिल्कुल छोटे छोटे दल जिनका कोई आधार नहीं, जिनकी कोई नीतियां, कोई कार्यक्रम, कोई योजना, कोई कुछ भी नहीं, वो भी निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत हैं। परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक व्यवस्था इससे पूरी तरह से विपरीत रूप से प्रभावित होती है। यह बहुदलीय पद्धति इस बात का प्रतीक है कि भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था अभी परिपक्वावस्था में नहीं पहुंची है। जब भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था परिपक्व हो जाएगी, तब भारत में भी द्विदलीय पद्धति विकसित होगी। कम से कम भारत के लिए तो हम यह कह सकते हैं। दूसरा, एक दलीय प्रधानता 1952 से लेकर के या 1950 से लेकर के 1967 तक कहना चाहिए, जब तक पंडित नेहरू के शासन काल में निर्वाचन होते रहे, तब तक देश में एक दलीय प्रधानता थी और बहुदलीय व्यवस्था थी। तो इसे कहा गया बहुदलीय व्यवस्था सहित एक दल की प्रधानता की व्यवस्था उस जमाने में चलती थी। 1952, 1957, 1962 इन 3 आम चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में बनी। 1967 में जब चुनाव हुए तो चूंकि इसके पहले पंडित नेहरू का देहावसान हो चुका था, शास्त्री जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, अब नए हाथ में नेतृत्व की बागडोर सौंपी जा चुकी थी, श्रीमती गांधी आ चुकी थी। इसलिए जब उनके नेतृत्व में 1967 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। परिणाम स्वरूप अपनी सरकार बनाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने साम्यवादी दल का सहयोग लिया और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो एक दल की प्रधानता 1952 से लेकर के 67 तक रही। उसके बाद स्थिति बिल्कुल डावाडोल रही और 2014 के बाद अभी 2023 तक फिर से एक दलीय प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था फिर से स्थापित हो चुकी है। सोचिए कि आज की तिथि में जब एनडीए के पास न केवल स्पष्ट बहुमत है, अपितु उसके 300 से अधिक सदस्य लोकसभा में हैं और बाकी कुल मिलाकर के 140 लगभग ऐसे सदस्य हैं जो दूसरे दलों को बिलोंग करते हैं, जो दूसरे दलों से संबंधित हैं या विरोधी दल की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो 543 में 140 सदस्य, मतलब कि लगभग 400 के आसपास सदस्यों का समर्थन एक दल को, मतलब कि एनडीए अर्थात बीजेपी को प्राप्त है और वह सरकार अच्छी तरह से चला रही है। तो वो स्थिति जो 1950 से लेकर के 1967 तक रही, वही स्थिति हम आज 2014 की बाद की तारीख में देख रहे हैं। एक दलीय प्रधानता फिर से स्थापित हो जा रही है। सोचिए कि आज की तिथि में बीजेपी के अलावा ऐसा एक भी दल नहीं है जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में हो। कोई दूसरा दल नहीं है। ये सब दल मिल करके भी अकेली बीजेपी जो कि संगठित दल है उसका मुकाबला नहीं कर सकती। उठापटक कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति आज हम देखते हैं भारतीय राजनीति में, बीजेपी का मुकाबला करने की हिम्मत किसी दूसरे दल में नहीं। तीसरा है पारिवारिक दल। पारिवारिक दल ये भारतीय राजनीतिक दल की खास विशेषता है, क्योंकि भारत में व्यक्ति पूजा की जाती है, सिद्धांतों की पूजा नहीं होती, एक व्यक्ति की पूजा की जाती है और वह व्यक्ति अपने नेतृत्व से अन्य लोगों को, अपने अनुयायियों को हमेशा अपने मोह पास में जकड़ कर रखता है, बांध कर रखता है। तो भारत में ऐसे कई दल हैं जो एक परिवार ही संचालित करता है और उसके मृत्यु के बाद या उसके पद से हटने के बाद उसका बेटा, उसके बाद फिर उसका बेटा,
इस प्रकार से यह प्रक्रिया चल रही है। यहां तक कि कांग्रेस में भी परिवारवाद है, अकाली दल में परिवारवाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में परिवारवाद है, तेलुगु देशम में परिवारवाद है, एडीएमके और डीएमके दोनों में परिवारवाद है। एनसीपी जो महाराष्ट्र में शरद पवार ने जो बनाया उसमें भी परिवारवाद आ गया है। शिवसेना में परिवारवाद है। तो ये परिवारवाद की प्रकृति हम भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था में देखने को पाते हैं। यह परिवारवाद उचित नहीं है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को राजनीतिक दलों में सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन एक ही परिवार के लोग ही आगे चल करके उसी राजनीतिक दल का नेतृत्व करेंगे, यह स्वस्थ प्रजातंत्र का प्रतीक नहीं है। उसके बाद व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित कई ऐसे दल हैं जो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित होते हैं, और जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह दल पूरा लगभग टूट जाता है, लगभग समाप्त हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति आधारित राजनीति होती है, व्यक्ति पूजा होती है। यह नहीं देखा जाता कि वह किस पद पर है, अपितु व्यक्ति को ही देखा जाता है और व्यक्ति पूजा की जाती है। व्यक्ति पूजा ये चमचागिरी इसी को कहते हैं। जहां व्यक्ति पूजा हुई वहां पर सिद्धांत और नीतियां पूरी समाप्त हो जाती है। यह अच्छी बात नहीं है। देखिए, इसी संदर्भ में श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा देवी कहा गया था, इंदिरा इज इंडिया कहा गया। व्यक्ति पूजा की चरम सीमा है, इतना अधिक व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। और फिर विभाजन, विघटन, गुटबंदी। भारत में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें विभाजन न हुआ हो, एक भी नहीं। कांग्रेस तो विभाजन का पूरा संग्रह बन गया है, उसमें कई बार विभाजन हो चुके हैं। बीजेपी में जब जनसंघ जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ था उस समय इसमें विभाजन हुआ था, उसके बाद से बीजेपी में विभाजन नहीं हुआ है। बाकी जितने भी दल हैं, बसपा में भी विभाजन नहीं हुआ है, बाकी जितने भी दल हैं इन सभी दलों में विभाजन हुआ है। और किस लिए? नेतृत्व की लड़ाई। कि मान लीजिए कोई एक अच्छा नेता की मृत्यु हो गई, दल में अध्यक्ष पद के लिए घमासान होता है, पूरे दल में गुटबंदी हो जाती है और इस आधार पर फिर दल का विभाजन होता है। दल विघटित होते हैं। क्यों होते हैं? केवल प्रलोभन के लिए, केवल लोभ के लिए, केवल पद के लिए, केवल कुर्सी के लिए प्रलोभन दिया जाता है और दल का विघटन होता है, दल का विभाजन होता है। और प्रत्येक दल में गुटबंदी होती है। हर दल के अंदर इतनी अधिक गुटबंदी होती है कि उस दल का नेता इन गुटों को साधने में अपनी पूरी ऊर्जा खत्म कर देता है, ताकि सभी गुटों का बराबर समर्थन उसको मिलता रहे। हर गुट से उसको अलग अलग व्यक्ति लेकर के एक संतुलन की स्थिति, एक सामंजस्य की स्थिति बनाए रखनी पड़ती है। तो भारत में यह गुटबंदी बहुत ज्यादा संक्रामक रूप से सभी दलों में व्याप्त हो गया है। दल में विभाजन, विघटन, तमाम चीजें हम देखने को पाते हैं। और फिर है अवसरवादिता। राजनीति अवसरवादिता नहीं है, लेकिन भारत में अवसरवादिता को ही राजनीति कहा जाता है। कोई भरोसा नहीं। जैसे राजनीतिक दलों के संदर्भ में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग, अश्व व्यापार। मतलब आप सभी पर विश्वास कर सकते हैं, केवल राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं कर सकते कि राजनीतिक दल कब आपका समर्थन करेगा और कब आपसे समर्थन वापस ले लेगा, कोई भरोसा नहीं। मतलब आप किसी भी चीज पर भरोसा कर सकते हैं, राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं कर सकते। अवसरवादिता, हर दल अवसर की ताक में रहता है और जैसे ही अवसर मिला उस अवसर का अपने हित में पूरा पूरा फायदा उठाता है। और इस अवसर के फायदे, अवसरवादिता के मार्ग में कोई रुकावट वह स्वीकार नहीं करता। किसी भी हद तक जाकर के कुर्सी प्राप्त करने के लिए वह काम कर सकता है। इसके बाद नीति, कार्यक्रम, विचारधारा का सर्वथा अभाव।
भारत में 1, 2, 4 दल छोड़ करके एक भी दल ऐसा नहीं है जिसमें कोई नीति हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई विचारधारा हो। तो राजनीतिक दल का आधार क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है कि यदि किसी दल में किसी नेता को किसी पद पर रखा गया, थोड़े दिन तक काम किया, उसके बाद उसको अलग कर दिया गया। हर नेता सोचता है कि मुझे सम्मान मिलना चाहिए, दल में हूं तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए। सम्मान के सब कोई भूखे हैं, पद के सब कोई भूखे हैं। जैसे उसको पद से हटा दिया गया, वह असंतुष्ट हुआ और अपने चेले चपाटों सहित दल से अलग हो गया। क्या है मतलब? कि आपकी सांसें जब तक चल रही हैं तब तक आपको पद चाहिए, सम्मान चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जैसे ही आपको अलग कर दिया जाता है वैसे ही आप दल का विभाजन कर देते हैं। कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। और आप राजनीतिक दल रूप में भारतीय राजनीति में भाग न केवल लेते हैं अपितु राजनीतिक पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। तो भारत के जैसे कांग्रेस है, समाजवाद की विचारधारा है, भाजपा है, दक्षिणपंथी विचारधारा है, साम्यवादी दल हैं, वामपंथी विचारधारा वाले हैं। तो ऐसे 2-4 राजनीतिक दलों को छोड़ करके बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई उन पर भरोसा न तो किया जा सकता है और न ही ये किसी प्रकार से कोई नीति या कार्यक्रम को लेकर करते हैं। बस राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ना है, अपने अनुयायियों की, अपने समर्थकों की संख्या बढ़ानी है, चुनाव लड़ना है, और जीत गए तो बहुत बढ़िया, और नहीं जीते तो फिर कोशिश करते हैं। तो बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी नीति के भारतीय राजनीति में भाग ले रहे हैं। और यही वर्ग जिसकी कोई नीति, कोई कार्यक्रम योजना नहीं, यही भारतीय राजनीति को प्रदूषित कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक दल हैं वो तो पूरे देश में व्याप्त है, ठीक है। और इस माने में कांग्रेस बहुत लकी है क्योंकि 1947 के पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही कांग्रेस पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो चुकी थी। आपको हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में कांग्रेस का संगठन मिलेगा, कांग्रेस के सदस्य मिलेंगे, कांग्रेस की उपस्थिति आपको जरूर मिलेगी। बीजेपी अभी उसी प्रकार से काम कर रही है, लेकिन अभी उतना सफल नहीं हुई है। कई प्रांतों में उसका खाता भी नहीं खुलता। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा एक भी दल ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर, वास्तविक रूप में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन वह लगातार पतन के गर्त की ओर जा रही है क्योंकि नेतृत्व का संकट है। बाकी दूसरे जो भी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं, इनमें कोई भी पूरे देश भर में व्याप्त नहीं है। और इसी सिलसिले में फिर क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति होती है। जब एक प्रांत के कुछ नेता मिलकर के सोचते हैं कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, उनके प्रांत की उपेक्षा हो रही है, तो वहां पर क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति होती है। क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व केवल उसी प्रांत तक सीमित होता है, दूसरे प्रांत में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और ऐसे क्षेत्रीय दल बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में भारतीय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, अपने अस्तित्व को स्थापित कर चुके हैं। जैसे अकाली दल है, तेलुगु देशम है, डीएमके और एडीएमके है, शिवसेना है, एनसीपी है, ये तमाम क्षेत्रीय दल हैं। एनसीपी नहीं है, ये तमाम क्षेत्रीय दल हैं और क्षेत्रीय आधार पर सब काम करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर होता है कि क्षेत्रीय दल के सदस्य चुन करके संसद में पहुंच जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय दलों का दृष्टिकोण प्रादेशिक होता है, क्षेत्रीय होता है, जबकि संसद के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखें, पूरे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए काम करें। क्षेत्रीय दलों में यह भावना कम होती है क्योंकि वो सबसे पहले अपने प्रदेश को देखते हैं। तो क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति
भारतीय राजनीति में हो चुकी है। फिर आगे सांप्रदायिक दल, सांप्रदायिक दल भी हैं, बस वो अपने राजनीतिक दल के संविधान में या नियमावली में एक लाइन लिखते हैं कि हम भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, कि हम पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। पूरी तरह से शुद्ध सांप्रदायिक दल हैं, लेकिन वो भारतीय राजनीति में चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे मुस्लिम लीग, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब सांप्रदायिक दल हैं। यद्यपि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक धर्मनिरपेक्ष दल माना जाता है, लेकिन AIM ये सब सांप्रदायिक दल हैं, केवल अपने धर्मावलंबियों का पक्ष लेते हैं और हमेशा दूसरे दलों का, दूसरे वर्ग का विरोध करते हैं। सांप्रदायिकता ने भारत का विभाजन किया है, इस चीज को ये लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। और जहां सांप्रदायिकता आएगी, एक अहम आ जाता है लोगों में, ये हम ही सब कुछ है, बाकी सब तुच्छ है। ये भारतीय राजनीति के लिए स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। और फिर निर्दलियों की उपस्थिति, ऐसे भी कुछ लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं जो किसी दल के नहीं होते, निर्दलीय होते हैं। और ऐसा प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी नेताजी को दल ने टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो वह असंतुष्ट होकर के दल से बगावत कर लेता है और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ता है, और कई बार ऐसे लोग जीत भी जाते हैं। तो ऐसे निर्दलों की संख्या न केवल संसद के लोकसभा में पाई जाती है, अभी तो राज्य विधानसभाओं में भी निर्दलियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। ये निर्दलीय बिल्कुल मुरादाबादी लोटा के समान, पिनपेंदी का लोटा कभी इधर कभी उधर, इस प्रकार से चलते रहते हैं। क्योंकि आजकल जैसा दल बदल निषेध अधिनियम बना है, निर्दलीय किसी दल में सम्मिलित नहीं हो सकते, तो कभी सरकार का समर्थन करते हैं, कभी सरकार का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से निर्दलियों की उपस्थिति पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, आजकल इनकी संख्या कम होती जा रही है। और कम होने का कारण यह है कि भारत में मतदाता अपना वोट राजनीतिक दल को देख करके देता है, व्यक्ति को नहीं देखता। तो जब व्यक्ति को देख करके चुनाव नहीं हो रहा है, जब दल को देख करके व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, तो उन प्रतिनिधियों का दल के प्रति दायित्व, जनता के प्रति दायित्व बढ़ जाता है। और इसलिए दल बदल नहीं होना चाहिए। यदि दल बदल करता है कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, तो वह अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास खो देता है, विश्वासघात करता है। इसी सिलसिले में और आगे देखें कि भारतीय राजनीतिक दलों की समस्याएं क्या हैं और दलों की प्रवृत्ति किस प्रकार से है। कुछ चीजें रिपीट होंगी, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले विभाजन होता रहा है। तो भारत में राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति बन चुकी है विभाजित होने की, कि प्रलोभन मिला, प्रलोभन कुर्सी का, पद का, और कुछ नहीं, प्रलोभन मिला, दल का विभाजन होगा। और राजनीति में ये तोड़ फोड़, फूट डालना, शासन करना, दूसरे लोगों को अपने दल में मिलाना, ये तमाम चीज चलती रहती है। उसके बिना राजनीति में मजा नहीं आता लोगों को। जब तक राजनीति में तोड़ फोड़ न हो, राजनीति में फूट डालो की प्रवृत्ति न हो, जब तक राजनीति में ब्लैकमेलिंग न हो, तब तक राजनीतिक टाइप का लगता नहीं है। राजनीति में विवाद होना चाहिए और विवाद के बाद उसका समाधान भी होना चाहिए। यह समाधान नहीं है तो फिर राजनीति असफल हो जाती है। तो राजनीति का मूल तत्व तो समाधान है, विवाद हो उसका समाधान भी होना चाहिए। दूसरा, गुटबंदी की चर्चा हो चुकी है। सभी राजनीतिक दलों में गुटबंदी पाई जाती है, अलग अलग गुट के लोग होते हैं और हर गुट अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा ध्यान देता है। और मुख्यमंत्री भी, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हर गुट को साधने की कोशिश में अपनी पूरी ऊर्जा को खपाते हैं कि कहीं कोई गुट उसका समर्थन करना बंद कर दिया, सहयोग करना बंद कर दिया, तो मुख्यमंत्री को परेशानी हो जाती है। फिर दल बदल, 1985 के बाद दल बदल की प्रवृत्ति कम हुई। 1985 के पहले से लोगों
ने दल बदल को अपना एक नियमित काम बना लिया था। दल बदल इतने ज्यादा होने लगे थे कि कोई भी सरकार हमेशा अनिश्चितता की स्थिति में काम किया करती थी, विशेष करके राज्यों में। केंद्र में भी हुए हैं दल बदल, राज्यों में भी तो बहुत ज्यादा हो गए थे। लेकिन 1985 में जब दल बदल संशोधन अधिनियम बना, दल बदल निषेध अधिनियम बना, 52वां संशोधन हुआ और संविधान में 10वीं अनुसूची डाली गई, उसके बाद से दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं लगी है, पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। अभी भी उसमें एक लाइन में होना चाहिए, दल बदल निषेध अधिनियम के अंतर्गत एक लाइन होना चाहिए, व्यक्ति जिस दल की टिकट लेकर के चुनाव जीतता है वह अपने पूरे समय में उसी दल का ही सदस्य बना रहेगा। कभी भी यदि उस दल के विरुद्ध काम करता है या दल छोड़ता है तो उसका सदन की सदस्यता से समाप्ति हो जाना चाहिए, उसको वंचित कर दिया जाना चाहिए। एक लाइन होना चाहिए। कहाँ लंबा चौड़ा रखा है, लंबा चौड़ा रखे कुछ नहीं। लेकिन दल बदल पहले चिल्लर भाव से होता था, आजकल थोक भाव से होने लगा है। राजनीति में भी थोक मार्केटिंग होती है। इसके बारे में आपको एक उदाहरण देता हूं। भजन लाल नाम के एक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे। जब 1977 में चुनाव हुआ और श्रीमती गांधी की कांग्रेस परास्त हो गई, जनता पार्टी बन गई, तो भजन लाल अपनी पूरी भजन मंडली सहित, मतलब पूरे मंत्रिमंडल सहित जितने भी थे सब के सब जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। और जब 1977 में मुरारजी देसाई की सरकार का पतन हुआ और 1980 में जब कांग्रेस फिर से आ गई, तो भजन लाल अपनी पूरी भजन मंडली सहित फिर से कांग्रेस में आ गए। तो इस प्रकार से दल बदल होते रहे। इसी को कहते हैं आया राम गया राम की राजनीति। उसके बाद काले धन का प्रभाव। काले धन का प्रभाव, बिना काले धन के राजनीति चल नहीं सकती। राजनीतिक दलों को जो भी चंदा मिलता है, जो भी पैसे वो विभिन्न कंपनियों से, अलग अलग लोगों से प्राप्त करते हैं, इसका कोई हिसाब किताब वो जनता को नहीं बताते। और खास करके चुनाव के दिनों में, चुनाव के समय में काले धन का इतना ज्यादा उपयोग होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। करोड़ों, यदि चुनाव के लिए चुनाव आयोग लोकसभा के लिए 50 लाख रुपए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित करता है, तो कोई भी कैंडिडेट केवल 50 लाख खर्चा करके चुनाव जीत नहीं सकता। वह करोड़ों रुपए खर्चा करता है, करोड़ों। कहां से उसको पैसा मिलता है? 2 नंबर का पैसा मिलता है, काले धन से उसको पैसे की प्राप्ति होती है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और यदि इसको नियंत्रित करने की कोशिश भी होती है तो नियंत्रित कौन करेगा? राजनीतिक दल खुद या संसद के सदस्य जो खुद काला धन से जीत करके आए हुए हैं, क्या वे इस चीज को नियंत्रित करेंगे? कदापि नहीं। तो काले धन की समस्या भारतीय राजनीति की, भारतीय चुनाव में बहुत बड़ी समस्या है और इस पर नियंत्रण का कोई उपाय आज तक कारगर नहीं हो पाया है। फिर जाति और संप्रदायवाद, ऐसे अनेक प्रकार से भारत में दल हैं जो संप्रदायवाद का प्रचार करते हैं। संप्रदायवाद भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही अशुभ चीज है। इसी प्रकार से जातिगत आधार पर भी लोगों से वोट मांगे जाते हैं और चुनाव आयोग कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जातीय संप्रदायवाद ये भी भारतीय राजनीति के लिए अस्वास्थ्यप्रद है। और आगे राजनीति और अपराध, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधों का राजनीतिकरण। कोई भी अपराधी बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराध नहीं कर सकता और कोई भी अपराधी चुनाव जीत करके राजनीति में आ जाता है। भारतीय राजनीति की यह सबसे बड़ी समस्या है
इस राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, अपराधों का राजनीतिकरण हो गया है। और सबसे मूल बात यह है कि भारत में वही पश्चिमी न्याय व्यवस्था के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायपालिका उचित प्रक्रिया द्वारा अपराधी घोषित नहीं करती, तब तक हर व्यक्ति निरपराध है, मासूम है, इनोसेंट है। और यही कारण है कि भारत में जितने बहुत बड़े बड़े अपराधी आज संसद में, विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, न केवल बैठे हुए हैं, न केवल चुन करके पहुंच रहे हैं, अपितु वे देश में आप पर शासन कर रहे हैं। उनको चुनता कौन है? हम ही चुनते हैं। और जब हम ही ऐसे व्यक्तियों को चुन रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, जिनके विरुद्ध हत्या, बलात्कार, डकैती, आगजनी, इस प्रकार के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि राजनीति में आ रहे हैं, संसद का सदस्य बन रहे हैं, लोकसभा, राज्य विधानमंडलों का सदस्य बन रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि भारतीय राजनीति की स्थिति क्या होगी। और सबसे मजे की बात यह है कि भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है जो अपराधियों को प्रोत्साहित करती है। ये राजनीतिक नेता ये चाहते हैं कि उनका केस जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केस चले। पहले जिला न्यायालय में चलेगा, फिर उच्च न्यायालय में चलेगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा। ये सब करते करते आराम से 30-40 साल बीत जाएंगे, आराम से। तब तक पूरा एंजॉय कर ले, पूरा मौज कर ले, मस्ती कर ले, ऐश कर ले। तो ये किसी भी राजनीतिक नेता के विरुद्ध जो भी मामले चलते रहते हैं, एक दो नहीं, सोचिए कि जो अभी थोड़े कुछ महीने पहले जिस एक मोहम्मद अतीक की जो हत्या हुई थी, उसके विरुद्ध 100 मामले कोर्ट में चल रहे थे। 100 मामले चलने वाले व्यक्ति हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानमंडलों के सदस्य होते हैं। ये स्थिति क्यों हो रही है? ये भारतीय राजनीति के लिए सबसे बुरी चीज है। और फिर व्यक्तिगत विरोध, ये चीज कम से कम उचित नहीं है। किसी जमाने में हमारे देश में दो प्रमुख नेता थे, पति पत्नी। आचार्य जे.बी. कृपलानी, कांग्रेस के सदस्य, और उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, समाजवादी पार्टी के सदस्य। एक ही घर में रहती थी, एक ही छत में रहते, एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन दोनों की दलगत निष्ठा अलग थी। लेकिन आज की राजनीति में क्या होता है, यदि एक दल का नेता दूसरे दल के नेता को देख लेता है तो वो अपनी आंखें फेर लेता है, उससे हाथ मिलाना दूर, मेल मिलाप भी दूर, उसको देखना तक पसंद नहीं करता। तो लोगों में जो राजनीतिक विरोध है वो व्यक्तिगत विरोध की सीमा तक आ गया है। और व्यक्तिगत विरोध की सीमा यहां तक बढ़ चुकी है कि दो दलों के लोग आपस में मिलना नहीं चाहते, हाथ मिलाना नहीं चाहते, एक मंच पर शेयर करना नहीं चाहते। जबकि सबसे पहले हम मित्र हैं, सबसे पहले हम मनुष्य हैं। जब संसद के सदस्य बन रहे हैं, जब विधानमंडल के सदस्य हैं, तो हमको मिलजुल करके काम करना चाहिए। तो दलगत आधार पर मित्रता और शत्रुता का निर्धारण होता है। ये भारतीय राजनीतिक दल की प्रवृत्ति है। तो इन्हीं प्रवृत्तियों के बीच आज 75 वर्ष हो गए हम जी रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के हम नागरिक बन चुके हैं, नागरिक हैं, और इन्हीं के बीच हमें अपना एक काम करना है, संविधान का संचालन करना है, संविधान की रक्षा करनी है, शासन का संचालन करना है, और हम काम कर रहे हैं। हर चीज में बुराइयां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं। कोशिश होनी चाहिए कि बुराइयां कम से कम हों, अच्छाइयां ज्यादा से ज्यादा हों। लेकिन राजनीति ही एक ऐसी चीज है जिसमें बुराई करते हुए लोगों में कोई संकोच नहीं होता। व्यक्ति अपने निजी जीवन में नैतिकता का पालन कर सकता है, करता है, लेकिन राजनीति में वही व्यक्ति सबसे गंदे आचरण करने के लिए भी मन में कोई हिचक नहीं लाता, कोई संकोच नहीं होता। जेल से जब कोई व्यक्ति छूटता है
तो उसका एक वीरोचित स्वागत होता है। वीरोचित स्वागत। मान लीजिए किसी नेता के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई मामला चला, या आजकल ईडी का बहुत ज्यादा जोर चल रहा है, तो ईडी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, उसको 6 महीने साल भर के बाद मान लीजिए उसको जमानत मिल जाती है, जमानत मिलती है, तो उसका वीरोचित स्वागत होता है। ये हमारी प्रवृत्ति है, राजनीतिक प्रवृत्ति है। तो अपराधी पूरा मामला पूरा क्लियर है। प्रथम दृष्टया मामला किसी व्यक्ति के विरुद्ध चल रहा है, वह व्यक्ति भी जेल से जब जमानत पर छूटता है तो उसका वीरोचित स्वागत होता है, उसका सम्मान होता है। ऐसे में देश कैसे चलेगा? लेकिन न केवल चल रहा है, अभी तो दौड़ रहा है। और इसकी आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। आपको धन्यवाद।